क्या हाल है बच्चों? मस्त एकदम पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो अच्छे से पढ़ाई करना है अभी, ठीक है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से यूज करना है ना। चलो, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ा था? पोटेंशियल पढ़ा था, पूरा पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। चलो, तो हमने बहुत सारी चीज देखा था, बहुत मजा आया था। अब उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको गॉस लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गॉसेस लॉ, है ना। तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा गॉस लॉ आने में, क्योंकि हम लोग गॉस लॉ समझने से पहले उसका बेस बनाएंगे कि कैसे गॉस लॉ को हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। तो चलो इन सब चीजों को छोड़ते हैं और क्या क्या चीज हमें जरूरत पड़ेगी गॉस लॉ के लिए, वो सारा चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहला टॉपिक है इसका एरिया वेक्टर। क्या है पहला टॉपिक? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, है ना। एरिया वेक्टर। अभी देखो, हमने पढ़ा है एरिया, ठीक है, हमें आता है एरिया। क्या है एरिया? ये है एरिया, ये एल, ये बी, तो हम एरिया लिख सकते हैं एल इंटू बी। कोई खास बात इसमें नहीं है, एल इंटू बी हम एरिया लिख सकते हैं, बचपन से हम ये पढ़ते हुए आए हैं। तो अभी ये वेक्टर कहां से आ गया? ठीक है, ये वेक्टर कहां से आ गया? एक्चुअल में देखो, जब तुम अभी 12th में पढ़ोगे ना, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जितने वेक्टर पढ़ेंगे, प्लेन वगैरह जब पढ़ेंगे जो वो 3D में, तो ये पूरा एरिया ही पढ़ेंगे और उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि पढ़ी तो खुद वेक्टर में रहे हैं। तो पूरा एरिया को वेक्टर की तरह हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या, तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, सब थोड़े पढ़ेंगे, हमारे प्यारे बायो वाले बच्चे थोड़े ना पढ़ेंगे एरिया वेरिया, ठीक है। चलो, तो एरिया एक्चुअल में होता है क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरिया का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। अभी कैसे क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता रहेगा। फिलहाल तो हमें डायरेक्शन देखना है। तो हमें ये तो पता है भैया कि एरिया एक मैग्नीट्यूड हमें पता है, और जैसे मैंने बता दिया कि भाई एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम्हें तो ये मानना पड़ेगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, क्योंकि मेरी बातें पत्थर की लकीर होती है ना। चलो, तो फिर तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है, ठीक है सर, पत्थर की लकीर है माने, बट डायरेक्शन तो बताइए, डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा? तो फॉर ओपन सरफेसेस कहने का मतलब क्या है? जैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, सर्कल बोल सकते हैं। ये सारे चीज, यानी सिंपल अगर 2D ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये सारा चीज जो आता है वो क्या आता है? ओपन सरफेसेस के फॉर्म में आता है। ये क्या आता है? ओपन सरफेसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ओपन सरफेसेस होते हैं। जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? ओपन सरफेस हो गया, ओपन सरफेस हो गया ये, ठीक। अच्छा, तो डायरेक्शन किधर होगा? अब इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। जैसे मान लो मेरी इस हथेली को मानते हैं, ठीक है, इसको हम एक ओपन सरफेस की तरह मान सकते हैं, ठीक। इसका जो डायरेक्शन होता है, मतलब ये इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। बात समझ में आ रहा है? इस एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। अच्छा, तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि परपेंडिकुलर तो इधर भी है, परपेंडिकुलर तो इधर भी है, तो इधर भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है, इधर भी ले सकते हैं, दोनों साइड ले सकते हैं, या तो इधर भी ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, ठीक है, जिधर मन उधर लो। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है कि एक बार जिस डायरेक्शन में हमने एरिया का डायरेक्शन मान लिया, एक बार जिस डायरेक्शन को हमने एरिया का डायरेक्शन मान लिया, पूरी जिंदगी उसी को क्या मानेंगे? एरिया का डायरेक्शन मानेंगे। पूरी जिंदगी कहने का मतलब है यहाँ पे जब तक वो सवाल चल रहा है, पूरे सवाल के लिए, ठीक है, पूरे सवाल के लिए हम एरिया का डायरेक्शन उधर ही मानेंगे। जैसे मान लो मोनू ने मान लिया कि इधर ऊपर की ओर, तो ये पूरे सवाल में मोनू इसका डायरेक्शन इधर भी मानेगा। ऐसा नहीं कि आधा आते आते इसको नीचे मान लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? कंसेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमेशा एरिया का डायरेक्शन हम लोग क्या मानेंगे? जिस डायरेक्शन में मान लिए उसी डायरेक्शन में मानेंगे। और ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब हो गया
कि फॉर ओपन सरफेस, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन and stick to whole question and choose a direction and stick for whole question, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे देखो, ये तो हमें पता चल गया कि ओपन सरफेसेस के लिए डायरेक्शन किधर होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखते हैं। किसके फॉर्म में देखते हैं? मैथमेटिक्स के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा थोड़े ना हम परपेंडिकुलर देखेंगे। अगर मान लो कोई टेढ़ा आड़ा तिरछा रखा हो तो तब भी तो दिक्कत हो जाए, या कुछ दे दिया आई जे आई कैप जे कैप के कैप दे दिया, तब कैसे करेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स फॉर्म देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी मान लो, या इसको पी क्यू आर एस मान लेते हैं, क्योंकि ए हम ऑलरेडी लिख रहे हैं, पी क्यू आर एस मान लिए। ठीक, अच्छा एरिया का मैग्नीट्यूड लिखना है तो हमें पता है। ठीक है, एरिया का मैग्नीट्यूड, अभी ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्योंकि एरिया को हम एक वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड अभी हम लिख रहे हैं सिंपल। हमें पता है एल को लिख सकते हैं पी क्यू। ठीक, और बी को क्या लिख सकते हैं? पी एस। ठीक है, पी एस। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब हमें डायरेक्शन भी पता है भैया कि ये आउटवर्ड होगा, ठीक है, या इनवर्ड होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन के लिए या इस टाइम के लिए आउटवर्ड मान रहे हैं। इनवर्ड भी मान सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो हमने किधर माना? आउटवर्ड। ये ठीक है, आउटवर्ड माना। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, आउटवर्ड मान लिया। अब देखो, अब क्या देखेंगे कि आउटवर्ड कौन देगा? ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट देगा। कौन देगा? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे तुम्हें याद है ना, जैसे मान लो ये एक वेक्टर था ए, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे था बी, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना था। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना था। ठीक, तो हम क्या करते थे डायरेक्शन निकालने के लिए? ए पे हाथ रख के उंगली मोड़ दो, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन देगा वही क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। जिसको क्या बोला जाता है? दिस इज राइट हैंड रूल। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस विल बी, किधर होगा? ये थंब ऐसे देगा, है ना, ये हो गया। तो सोचो पी क्यू इंटू पी एस किधर है? आउटवर्ड है। और इस तरीके, ये तो हमने पहले भी माना था, एरिया ऑफ डायरेक्शन, एरिया द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी भी तो वही आ रहा है। इसका मतलब हमारा मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, खुशी हुई जान के। ठीक है, तो अगर हम एरिया वेक्टर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? पी क्यू क्रॉस पी एस। पी क्यू क्रॉस पी एस लिखेंगे, ऐसा कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है ना, चलो तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया विथ डायरेक्शन। हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया विथ डायरेक्शन। अगर तुम्हें याद हो तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यही तो होता है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। याद है कि नहीं याद है? वही तो है ये भी, हाँ या ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, एरिया भी निकल गया और क्या निकल गया? डायरेक्शन भी निकल गई। कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा इस पे हम एक सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? अच्छा ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा ओपन सरफेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ओपन सरफेसेस के बारे में हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा अब सोचो, एक दूसरा सवाल तुमसे पूछता हूं, सिंपल। हमारा ये एक्सिस ऐसे है ना, ये वाई, ये एक्स, और ये क्या हो गया? जेड। ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर इधर जेड एक्सिस हो गया। एक क्या है हमारे पास इस सर्कुलर प्लेट है, जिसकी रेडियस कितनी है? आर। जिसकी रेडियस कितनी है? आर। तुमसे पूछा गया एरिया वेक्टर बताओ। तुमसे क्या पूछा गया? एरिया वेक्टर बताओ। लिख सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं होगी। कितनी होगी बोलो? इसको लिख सकते हैं, एरिया का मैग्नीट्यूड पहले निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना? मैग्नीट्यूड। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक,
और डायरेक्शन मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सर्कल तो ऐसे रखा है, परपेंडिकुलर तो इधर होगा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी जे कैप। जे कैप। अगर किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर हम तो नीचे भी ले सकते हैं, ले लो ना, रोका किसने, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन को एक बार हमने मान लिया उसको कब तक मानना है, जिंदगी भर, मतलब पूरे सवाल के लिए मानना है। ठीक है, ये क्या किसके कब तक मानना है, पूरे सवाल के लिए मानना है। बात समझ में आ रहा है, सिंपल है, कोई खास लॉजिक इस पे नहीं है। ठीक, अच्छा, और क्या क्या ले सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल तो बना सकते हो ना। जैसे मान लो हमने एक ऐसे ले लिया, क्या ले लिया, ऐसे एक स्क्वायर प्लेट ले लिया, ऐसे, और ऐसे। ठीक है, और ये इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट है 2 0, इसका कोऑर्डिनेट है 0 2। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया एरिया वेक्टर बताओ, क्या लिख सकते हो, सिंपल, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लो। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, देखो इसके लिए कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये L ये B। L को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, 2i लिख सकते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, 2i लिख सकते हैं। B को क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं 2j। तो निकाल लो, A क्या हो जाएगा, L क्रॉस B। L कितना है, 2i क्रॉस 2j। तो i क्रॉस j कितना होता है बोलो तो, i क्रॉस j होता है k, यानी कितना हो गया 4k। यही तो हो गया 4k। 4k, बात समझ में आया, सिंपल। तो ऐसे हम मैथमेटिक्स लगा के भी बना सकते हैं। अगर हमें दो साइड पता हो तो मैथमेटिक्स लगा लो, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तुम्हारा एरिया वेक्टर। ठीक, अच्छा, एक थोड़ा सा अच्छा सा सवाल ले लेते हैं। एरिया वेक्टर मिटा दिया हमने, ठीक है, ऐसा नहीं कि गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पूरा भी एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा सवाल देखते हैं, ऐसे ये ठीक, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, ये एक कौन सा प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है जो ऐसे रखा हुआ है। ये एंगल कितना है 53 डिग्री, कितना है 53 डिग्री, और ये साइड दिया हुआ है 5 यूनिट। कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, यानी 5 मान लो, 5 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान सकते, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया एरिया वेक्टर का बताओ, एरिया वेक्टर क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें एरिया वेक्टर निकालना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर का फिर ए क्रॉस वो कर सकते हैं ना। जैसे मान लो हमने इसको क्या माना था, मान लो पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, अगर हमें सबका कोऑर्डिनेट पता चल जाए, सबका क्या, इसका और इसका पता चल जाए, तो हम पी क्यू इंटू पी एस निकाल सकते हैं एरिया वेक्टर, है ना। चलो, तो पी का तो कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये होगा 0 0 0। क्यू का कितना, क्यू का छोड़ो बाद में निकालते हैं, एस का निकालते हैं। एस में देखो सिर्फ वाई एक्सिस है, यानी 0 5 0। क्या ऐसा लिखा जा सकता है 0 5 0। एक्स कितना है 0 इस जगह, वाई कितना है 5, और जेड कितना हो जाएगा 0। अब इसको सोचो, इसमें सोचो। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, पहले तो हमें एक्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एक्स। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक, ऐसे मान लो एक्स एक्सिस में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो कुछ एक हमें ये वाला पार्ट चाहिए एक्स। ठीक है, तो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, देखो ये हो गया ऐसा, ये एक्स है, ये 5 है, ये 53 है। ठीक है, ये 53 है, कोई खास बात इसमें नहीं होगा। तो तुम बहुत आसानी से बोल सकते हो कि ये वाला कितना है ना। जैसे एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद है ना, ये छोड़ो, ऐसे लिख सकते हैं, cos 53 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 5 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5 cos 53। cos 53 की वैल्यू पता है क्या, cos 53 की वैल्यू पता है कि क्या होता है, बोलो क्या होता है, देख लो।
मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है, याद रखना इसको। 12th क्लास में फिर से एक बार बता दे रहा हूं स्टैंडर्ड ट्रायंगल को, ठीक है। ये ठीक, ये कितना हो गया 53, ये हो गया 37, ये तो 90 है ही, ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो cos 53 कितनी हो जाएगी 3/5। तो cos 53 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 3/5। 5 कैंसिल हो गया यानी 3 बचा, यानी x जो कोऑर्डिनेट है इसका वो कितना हो जाएगा 3। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, सिंपल। अच्छा x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट, y क्या है, इस देखो ये वाला लाइन x और z प्लेन में है। किस प्लेन में है, x और z प्लेन में। यहां पे y कितना होगा 0, यहां पे y कितना होगा 0। उसके बाद z एक्सिस निकाला, तो z सोचो इसका एक कंपोनेंट z एक्सिस की ओर होगा, वो कितना होगा cos 37। ये कितना हो जाएगा 37, तो इसका cos 37, तो cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, अब देखो हमने तो कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सही निकाला ना, गलती तो नहीं है। हाँ ध्यान देना, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अच्छा अगर हम अब निकाल लें, ये क्या था हमारा, इस पॉइंट को हमने, इसको हटा देते हैं, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। P, ये Q, ये R और ये S। तो अगर हम PQ क्रॉस PS निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, बोलो क्या मिल जाएगा हमें, हमें एरिया वेक्टर मिल जाएगा, हमें एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो एरिया वेक्टर क्या क्या हो जाएगा बोलो, देखो एरिया वेक्टर A इज इक्वल टू लिख सकते हैं PQ क्रॉस PS। PQ इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे PQ लिख लेते हैं। PQ को लिख सकते हैं 3i प्लस 4j, लिखा जा सकता है 3i प्लस 4j, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा PS को क्या लिख सकते हैं, PS को लिख सकते हैं 5j ओनली, क्योंकि बाकी तो 0 है, बाकी तो 0 है। तो निकाल लो इसको, कितना हो जाएगा 3i क्रॉस 4j इंटू 5j, सही। अच्छा ये j नहीं k होगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा, k कैप, क्या हो जाएगा ये k कैप हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये k कैप हो गया, सॉरी ये k कैप होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये k कैप हो गया। तो अब निकाल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 15, क्या बच गया i क्रॉस j, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा k कैप इंटू j कैप, ठीक है। अच्छा i इंटू j क्या होता है k, तो 15k, ये देखो 20 हो गया। और k क्रॉस j क्या होता है, k क्रॉस j होता है माइनस आई, क्या होता है माइनस आई, तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, तो आई। दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, कोई खास बात इसमें नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो हमेशा तुम ऐसे ही क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स यूज करके बहुत आसानी से एरिया वेक्टर निकाल सकते हो, है ना, बहुत आसानी से तुम एरिया वेक्टर निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। बाकी लॉजिक लगा के तो तुम कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, हाँ तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज सरफेस देखेंगे। ओपन सरफेसेस का तो समझ में आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं, है ना, क्रॉस, जब भी एरिया वेक्टर निकालने की बात आई हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब ऐसा ये बात नहीं कि पूरा एरिया निकाल लेंगे, बट एक बेसिक आइडिया हमें आ गया कि एरिया एक वेक्टर होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, और क्लोज ओपन सरफेसेस के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, और एक बार जिसको हमने डायरेक्शन मान लिया हमेशा के लिए उसे ही डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है, हमेशा के लिए मतलब पूरे सवाल के लिए, ठीक है, ये चीज। अब क्लोज सरफेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस में कौन कौन आ जाएगा, देखो
क्लोज सरफेसेस में आ जाएगा क्यूब आ गया, नहीं क्यूब, हाँ क्यूब आ गया, ठीक है, पैरेललोपिपेड आ गया, ठीक है, स्फेयर आ गया। ये सारे चीज जो है वो क्लोज सरफेस होते हैं। ये क्या होते हैं? क्लोज सरफेस। मतलब अगर मैं क्लोज सरफेस बनाऊं तो एक स्फेयर हो गया, ठीक है, स्फेयर हो गया, ठीक है, ऐसे एक क्यूब ले लो, ठीक है, ये सिलेंडर भी हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडर भी हो गया। ये सारे क्लोज सरफेसेस के एग्जाम्पल हैं। ये सारे क्या है? क्लोज सरफेसेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन किधर लेंगे? इसमें डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर किधर लेंगे? तो इसका होता है इस केस में द डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर हम इस स्फेयर की बात करें तो नॉर्मल तो ये हो गया। तो सोचो यहां पे दो डायरेक्शन हो सकता है, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, ठीक है। तो इसको जो बाहर की ओर है इसी को बोला जाता है आउटवर्ड नॉर्मल। इसको क्या बोला जाता है? आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये क्या हो गया? आउटवर्ड नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड नॉर्मल। तो हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड नॉर्मल। ये क्या हो गया? आउटवर्ड नॉर्मल, सिंपल, ठीक है। जब भी तुम्हें एरिया लिखने बोले किसी क्लोज सरफेस के लिए क्या लिखोगे? आउटवर्ड नॉर्मल। ये हो गया तुम्हारा आउटवर्ड नॉर्मल। अच्छा, इसमें ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं हम, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक। अच्छा, ये स्क्वायर है, नहीं है स्क्वायर, क्या है? ये क्यूब है। इसके लिए क्या होगा? सोचो, ऊपर के लिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, आउटवर्ड नॉर्मल। अंदर की तरफ नहीं लेना। इसमें क्या होगा? इसके लिए बाहर की ओर, और अंदर वाले, ये तो अंदर, इस वाले सरफेस के लिए बाहर की ओर, और अंदर वाले सरफेस के लिए अंदर की ओर होगा, सिंपल। इसकी बात करें तो इस सरफेस के लिए बाहर, इस सरफेस के लिए बाहर, और इस सरफेस के लिए बाहर, और इधर के लिए भी बाहर। कहने का मतलब क्या है? अगर हम इसको सिलेंडर मान लें, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, और ये भी आउटवर्ड, ऐसे, मतलब इस सरफेस में कहीं पर भी लेंगे तो आउटवर्ड होगा, ऐसे, ठीक है, आउटवर्ड। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चल, ये हो गया। अब क्लोज सरफेस भी हमें समझ में आया और ओपन सरफेस भी हमें समझ में आया। ओपन सरफेसेस के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, देखो, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सवाल बनाते हैं ना, इस पे एक बेसिक से सवाल बनाते ताकि जो क्लोज सरफेस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। अच्छा, देखो, ये y एक्सिस, x एक्सिस, और ये जो हो गया वो हमारा z एक्सिस हो गया, है ना, z एक्सिस हो गया ये, ठीक। या तो ऐसे लिख देता हूं, z एक्सिस, ठीक, z एक्सिस, ठीक। अच्छा, ये और ये, ठीक 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 ठीक, ठीक है। ये हमने एक क्लोज सरफेस लिया है, ठीक। इसका नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। अच्छा, तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि बताओ ए डी एच ई, ए डी एच ई, ए डी एच ई, ठीक है, ए डी एच ई, ठीक। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन किधर होगा? या अगर हमें ऐसे लिख दूं, इसको एल, इसको बी, इसको एच, ठीक है, एल बी एच, तो बोलू इस एरिया का
एरिया वेक्टर लिखो, इस एरिया का एरिया वेक्टर लिखो, ठीक है, इस फेस का एरिया वेक्टर लिखो। तो एरिया तो सबसे पहले हो जाएगा मैग्नीट्यूड बी इंटू एच, बी इंटू एच, क्योंकि इस सरफेस का निकाल रहे हैं, ये तो बी है, ये एच है, तो बी इंटू एच होगा, सिंपल बी इंटू एच, ठीक। और डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। इसका डायरेक्शन कैसे लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल, इस डायरेक्शन में। तो इधर क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है, इधर क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है, तो यहां पे माइनस आई कैप ले लो। क्या ले लिए, माइनस आई कैप। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया इस वाले फेस का, ठीक। अच्छा, अगर तुमसे बोले इस वाले फेस का एरिया वेक्टर बताओ, कौन सा, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ का एरिया वेक्टर बताओ। तो ये तो इधर है, ये कितना है, बी और ये एच, तो मैग्नीट्यूड तो बी एच हो जाएगा और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आई कैप, क्योंकि ये इधर है। और इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ सी डी एच जी, सी डी एच जी का बताओ, सी डी एच जी का एरिया वेक्टर लिखो। तो देखो सी डी का तो एल हो गया और इसका कितना है, बी, तो एल इंटू बी, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ए इसका मैग्नीट्यूड होगा। और हमने क्या बताया, डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, तो आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, ऊपर की ओर, ऊपर कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो क्या ले लेंगे, जे, क्या ले लेंगे, जे। बात आ रही समझ में कि बस मैं ही समझ रहा हूं, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। सोचो नीचे भी लिख सकते हैं, माइनस क्या हो गया, बी इंटू एल माइनस जे कैप, इधर वाले फेस के लिए यानी ए बी सी डी का ये, तो क्या हो जाएगा, ये वाले फेस के लिए एल इंटू एच और जे के कैप, और ये वाले फेस के लिए ई एफ जी एच, ये वाले फेस के लिए हो जाएगा क्या, एल इंटू बी और माइनस के कैप, सिंपल। तो ये होता है क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर। ये क्या होता है, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा एरिया वेक्टर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एरिया वेक्टर पढ़ लिया है ना, एरिया वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, लक्स नहीं, फ्लक्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी को लक्स सुनाई नहीं दे रहा है ना, क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, फाई से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको फील करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फील करते हैं। अभी इतना देर से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना देर से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े नहीं है, मतलब नाम सुने हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, असलियत में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही पढ़ते हैं, ठीक है, या होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। अब उसका एक कंपोनेंट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ऐसे ही कंपोनेंट क्या पढ़ेंगे आगे चल के, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक। यानी हम एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक वेव है, ठीक है, क्या है, एक सिंपल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो तुम्हें यह पता है कि वेव क्या कैरी करता है, वेव क्या कैरी करता है, याद है, एनर्जी। क्या कैरी करता है, एनर्जी। वेव क्या कैरी करता है, एनर्जी। इसका मतलब हो ना हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी कैरी करता है, ठीक, एनर्जी कैरी करता है, ठीक है, करता है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जी कैरी करता है, हाँ या ना, करता है, सिंपल। सोचो एक फोर्स लगा रहा है, एनर्जी है तभी तो फोर्स लगा रहा है, नहीं होता तो कैसे लगाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी उसकी होती है, ठीक है। अब सोचो, अच्छा, जैसे तुमने कभी उस एनर्जी को फील किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एनर्जी को कभी फील किया है,
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारा चीज हम लोग देखें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कभी देखा ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कभी देखे नहीं। ये पूरा क्या है, पूरा एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना। मतलब हम खुद को समझने के लिए, मतलब हम खुद समझने के लिए ये सारा चीज पूरा आडंबर बनाए हुए हैं। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और थोड़ा याद रखना पड़ेगा जो चीज मैं बता रहा हूं। ठीक, तो इतना तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चलो कंपोनेंट होता है एक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंपोनेंट होता है जिससे जो एनर्जी कैरी करता है, जो एनर्जी कैरी करता है, तभी तो एक दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। एनर्जी नहीं रहेगा तो फोर्स कहां से लगाएगा? सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, तो मैं बोल रहा था, क्या तुमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी फील किया है? मैंने आज सुबह ही किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को फील। ठीक है, बोलो कैसे? कभी तुम्हें करंट लगा है? ठीक है, जैसे मान लो कुछ तार वार क्या कहते हैं लगा रहा है, तो उससे तुमको करंट लगा है कभी? सबको लगा होगा, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं। बड़ा आनंद आता है ना? आनंद आता है ना, एकदम मस्त लगता है। तो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही हमें सोचो वो एनर्जी मिली तो हमें एनर्जी महसूस होता है कि हाँ भाई अब एनर्जी है ना। बल्ब जल रहा है तो एनर्जी है ना, वो पढ़े ना। हाँ, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी को फील किया है। सिंपल, जिसको भी फील नहीं हुआ हो जाकर के छू सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने गारंटी पे। मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। ठीक है, अच्छा, छूना मत, पता चला वहीं रह जाओगे, वो पूरी एनर्जी तुम्हारी ले लेगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी देखी। ठीक, अच्छा, अब सोचो क्या ये रेट जो ये फ्लो करता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है? होता है। जैसे देखो, सोच के देखो, मान लो कि तुमने कभी ऐसा एक 240 वोल्ट की वोल्टेज का करंट तुमको, या 240 वोल्ट का झटका एक बार तुमको लगे, और ऐसे मान लो एक बार 20 वोल्ट या 30 वोल्ट का झटका लगे, तो कौन ज्यादा खतरनाक होगा? ऑब्वियस सी बात है 240 वोल्ट वाला ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी पास हुई। क्या पास हुई? ज्यादा एनर्जी पास हुई। बात समझ में आ रहा है? अब इसको ऐसे समझो थोड़ा, देखो, जैसे मान लो हमने इस एरिया को लिया, है ना, एरिया को लिया। ठीक, ये एरिया को हमने लिया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। एक एरिया हमने ऐसा लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अदृश्य शक्ति होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक अदृश्य शक्ति होती है। रिप्लेस किया था, हाँ या ना? सिंपल, जैसे लाइट होता है वैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को माना था। तो यहां मान लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट के फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट के फॉर्म में है। ठीक, अच्छा, तो इस एरिया से होकर के कुछ लाइट गुजर रही है। ठीक है, इस एरिया से होकर के कुछ लाइट जो गुजर रही है, मतलब सोचो लाइट, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मानते हैं? ऐसे, ये इससे डिनोट करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पूरे बोर्ड पे है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर पूरे बोर्ड पे है। ठीक है, चलो, जिसको हमने लाइट के फॉर्म में रिप्लेस किया है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको फील करना, समझना इसको, है ना, समझना इसको। तो सोचो कि इस एरिया से कुछ एनर्जी पास हो रही होगी, हो रही है, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही है ना। मतलब सोचो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मान लो कि अंदर या बाहर की ओर है, जैसे हमने डॉट डॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिनोट किया है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से होकर के गुजर रहा है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया से कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ एनर्जी जा रही है। ठीक है, जैसे सोच के देखो, अभी इसको थोड़ा सा फील करना है ना। ठीक है, देखना, क्या हुआ? लाइट चली गई थी क्या? नहीं, मैंने खुद बंद किया था। ठीक है, हमने खुद बंद किया था। क्यों? क्योंकि सोचो मैंने क्या बोला, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हुआ, इससे एनर्जी पास करना बंद, फिर ऑन किया, इससे एनर्जी पास होना शुरू।
अब मैं सोचूं कि हर एक लाइट को एक एक करके बंद करूं तो क्या इससे क्या होगा, जो एनर्जी पास हो रही है वो कम होती जाएगी। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी लाइट्स हैं वो लाइट पूरा इस पे पड़ रहा है ना, इस एरिया पे लाइट पड़ रहा है, तो जितने पे पड़ रहा है उस एरिया से होते हुए कुछ क्या कहते हैं, एनर्जी क्रॉस कर रही है या एनर्जी इस पे क्रॉस कर रही है, सिंपल। अब अगर मैं बल्ब को बंद करते रहूं, ठीक है, जितने भी बल्ब जो जल रहे हैं सारे को बंद करते रहूं एक एक करके, तो इससे लाइट कम होने लगेगी और इससे जो एनर्जी क्रॉस कर रहा है वो भी घटेगा। ठीक है, एनर्जी घटेगा, यानी जो एनर्जी जो पास हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला था, लाइट को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर रहा हूं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। या तो अब ऐसा बोल लें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पूरे बोर्ड पे था, पहले था मान लो कि 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा दिया, 20 न्यूटन पर कूलम। तो इससे होकर के जो एनर्जी पास हो रही थी वो बढ़ जाएगी, हाँ या ना, बढ़ जाएगी, सिंपल। अब सोचो अगर मैंने एनर्जी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी 5 न्यूटन पर कूलम, कितना लगा दिया, 5 न्यूटन पर कूलम, तो एनर्जी तो कम हो जाएगी ना इससे, सिंपल। जो एनर्जी क्रॉस कर रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल है, कोई खास लॉजिक नहीं है। मतलब जो एनर्जी पास हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पास हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ये तो पता चल गया। ठीक है, अच्छा अब देखो अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मान लो 10 न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 10 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम क्या करें, एरिया को बड़ा कर दें, ठीक है, एरिया को बड़ा कर दें ऐसे, ठीक, एरिया को हमने क्या किया, बड़ा कर दिया। ठीक है, एरिया बड़ा कर दिया हमने, ठीक, अच्छा तो और एक चीज यहां पे है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, जो कितना है 10 न्यूटन पर कूलम है, और हमने किसको बढ़ा दिया है, एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, तो एरिया बढ़ा दिया, तो इससे इस पूरे एरिया से जो एनर्जी पास होगा वो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा, सिंपल। इस एरिया से जो एनर्जी पास हो रहा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले इतना से पास हो रहा था, अब इतना से पास हो रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे बोर्ड पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना से जो इतना से जो एनर्जी पास हो रहा था वो तो बढ़ जाएगा। पहले इतना से पास हो रहा था, अब इतना से पास हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, अगेन बढ़ जाएगी। ठीक, अगर हम एरिया को छोटा कर दें तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब जो हो गया कि जो एनर्जी क्रॉस कर रही है किसी एरिया से, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ाएंगे, एरिया को कांस्टेंट रखेंगे तब भी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अब सोचो अब क्या है, देखो इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं, ये वाला ऐसे था, ठीक है, ये वाला ऐसे था, ठीक, अच्छा अब देखो कि अगर सोचो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऐसे आ रही थी, है ना, ऐसे आ रही थी, ऐसे एनर्जी, ठीक, एनर्जी। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से जा रही हो, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, ऐसे, तो क्या इससे होकर के कुछ लाइंस पास करेंगी क्या, नहीं, कोई लाइंस पास नहीं करेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इधर डालेंगे तभी ये पास करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता है। अगर मान लो हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो कोई एनर्जी पास ही नहीं होगी, हाँ या ना, ठीक है, कोई एनर्जी पास नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है तभी हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी,
तभी हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तभी हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या मान लेते हैं, आउटवर्ड। ठीक है, इधर मान लेते हैं, तुमको अच्छे से दिखेगा, इधर मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, और ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन हम किधर मान लेते हैं, आउटवर्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या क्या मान लेते हैं, इधर, ऐसे ऐसे। अब सोचो, अब यहां पे देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्योंकि इसका ये एरिया है, इसका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो रहा है ना। हाँ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहां पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो एरिया मैक्सिमम कब होगी, एरिया मैक्सिमम कब है, जैसे देखो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक, अच्छा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन 90 डिग्री, हाँ या ना। अभी मैक्सिमम है तो कितना है, डायरेक्शन एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो। और थीटा 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू कौन देता है, कॉस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कौन देता है, कॉस थीटा। तो ये कि कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग द एरिया वेक्टर हो, तभी हमको एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज एनर्जी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम सोच लो, ऐसे है ना, सोचो ये तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी आंखों से आ रही है शक्ति है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो सोचो ऐसे जो जब ये घूमेगा, ठीक है, तो इस पे जो तुम्हारी एनर्जी पड़ेगी वो क्या कम हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगा, है ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब जो एनर्जी क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एनर्जी क्रॉस कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर और कॉस थीटा। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई। इसका मतलब हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या हो गया तुम्हारा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सिंपल, ये याद रखना है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इसको फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, देखो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये जो फाई आया यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये फाई है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स crossing the amount of electric field line crossing through a given surface। ठीक है, the amount of electric field lines crossing through a given surface normally। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया, किसका, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं डेफिनेशन है जो बहुत काम आता है, जो बहुत काम आता है। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या सिंपली लिखो काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड लाइंस, एक सेकेंड, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। ठीक है, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल, ये कोई किताब में तुमको नहीं मिलेगा, ये कोई किताब में तुमको नहीं मिलेगा, सिंपल है ये। ठीक है, मतलब किसी भी एरिया से होते हुए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट होता है। मतलब क्या है, सिंपल, जैसे मान लो ऐसे ये, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 2। अगर ये 3 लाइंस क्रॉस कर रहा है तो 3, बात समझ में आ रहा है, 4 कर रहा है तो 4, सिंपल। इस डेफिनेशन, ये बहुत, ये जो डेफिनेशन है आगे बहुत काम आएगा। सिंपली क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन सरफेस नॉर्मली। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हारा फ्लक्स, ये क्या हो गया तुम्हारा फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लक्स नहीं, फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, इसका हम यूनिट भी लिख सकते हैं, है ना, इसका यूनिट लिख सकते हैं। क्या है, क्या हो जाएगा इसका यूनिट, बताओ, यूनिट, इसका यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट लिखो क्या, E इंटू ए। ई क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, सिंपली एनर्जी का फ्लो किसी सरफेस से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, देन इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल, एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 या 100 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, बाहर की ओर। इसका मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की ओर। बाहर की ओर अगर तुम एक्सिस सिस्टम में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये कितना हो गया, जे कैप आई कैप, और जेड एक्सिस को के कैप, यानी ये कितना हो जाएगा, अगर हम ई लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन या 100 के कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 100 के कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक, अच्छा, एरिया लिख लो इसका, एरिया कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, ये सेंटीमीटर में और ये एसआई यूनिट में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻⁴। ठीक है, कर सकते हो ना, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 0.05 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴। सिंपल, ये हो गया एरिया। अब एरिया का डायरेक्शन किधर लेंगे, एरिया का डायरेक्शन पहले सोचो, अगर मैं आउटवर्ड ले लूं, ठीक है, इसका डायरेक्शन में आउटवर्ड ले लूं, आउटवर्ड कहने का मतलब क्या हो गया, के कैप, आउटवर्ड कहने का मतलब क्या हो गया, के कैप। तो फ्लक्स कितना होगा, देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है ई डॉट ए, जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई डॉट ए। ठीक है, ई कितना है हमारा 100, और ये कितना है 25 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका ई का जो वेक्टर है वो क्या है, के कैप, डॉट इसका भी क्या है, के कैप। तो के डॉट के क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1, तो ये तो वैसे भी 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻² आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या आया, पॉजिटिव,
ये क्या आया, पॉजिटिव। अब सोचो तुम ऐसा, इसका डायरेक्शन जो है वो अंदर की ओर भी तो ले सकते थे ना, इसका डायरेक्शन अंदर की ओर भी ले सकते थे, कोई खास बात इसमें नहीं है, अंदर की ओर भी ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसका या तो बाहर ले सकते हैं दो, या तो ऊपर ले सकते हैं या नीचे, या ऐसे ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं, सिंपल है। तो अंदर की ओर ले लो, अंदर की ओर लेने का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई 25 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस के कैप, कितनी होगी, माइनस के कैप। अब यहां से फ्लक्स निकालोगे तो यहां पे क्या पुट करोगे, माइनस के कैप, ठीक है, तो एक माइनस यहां पे आएगा, ठीक, माइनस, तो माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, तो अब कितना आ गया, -25 इंटू 10⁻⁻²। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो तो उतनी ही रहनी, ठीक है। अब क्या आ गया, -25 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो फ्लक्स क्या आ गया, फ्लक्स आ गया तुम्हारा नेगेटिव, फ्लक्स क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक। जीरो हो सकता है, सोचो जीरो कब होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ले लूं, आई डायरेक्शन में ले लूं, आई डायरेक्शन में ले लूं, ठीक, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के कितना होता है, जीरो, यानी फ्लक्स कितना हो गया हमारा, जीरो, फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। आओ अब एक दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल ऐसे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ऐसे, ई, मान लो 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके साथ इसका एंगल दिया हुआ है कितना, मान लो 637 मान ले, ठीक है, या 30 मान ले, 30 मान ले, ठीक है, 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमसे पूछा गया फ्लक्स कितना होगा, तुमसे क्या पूछा गया, फ्लक्स कितना होगा, बना के बताओ तो जल्दी, फ्लक्स कितना होगा जल्दी से बता दो तो। बन गया, इसका फ्लक्स होगा, देखो हमें क्या पता है, ई ए, ठीक है, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, ई कितना है 10, एरिया कितनी होगी पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं इसको, अच्छा, कॉस कितना 30 डिग्री, ठीक, अच्छा, तो इसको लिखेंगे यहां पे 3 4 हो गया, तो ये पाई इंटू 10⁻⁻1 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कितनी हो गई, पाई √3/20, इतना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे आ गया इतना। किसका किसका आ गया बोलो, जिसका भी आ गया गलत है, जिसका भी आया है गलत है, क्योंकि देखो ये जो सर्कल है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा ना, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये हमने क्या बताया था, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड ई, कॉस थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना हो गया, ए और ई के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो कॉस कितना ले लेंगे हम 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। अब देखो कॉस 60 डिग्री लेंगे और कॉस 60 डिग्री लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी π/20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। यहां पे 30 दिखे इसका मतलब ये नहीं कि हम 30 ले लेंगे, बात समझ में आ रहा है, हाँ ये चीज ध्यान रखना, एंगल ध्यान रखना, क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई, हमें क्या समझाना था, थीटा कैसे चूज करोगे, थीटा कैसे चूज करोगे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखो एक और सवाल लेते हैं, ये एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये मान लो इसका सेंटर है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसको मान लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम,
इसकी रेडियस मान लेते हैं वही 10 सेंटीमीटर, ये एंगल मान लो 45, ये एंगल मान लो 45। तो कितना होगा बताओ, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सर ने बोला कि भाई ये हम इधर लेंगे तो ये वाला भी 45 होगा, ये एरिया, ठीक है। तो कैसे 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 लेंगे, ई हो गया 10, एरिया हो गया इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, हो गया खत्म। ठीक, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 से 1 कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 10 इंटू 1/√2, इतना आया है सबका, इतना जिसका भी आया है गलत है अगेन। बोलो क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर नहीं होगा, एरिया वेक्टर तो इधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना होगा 0, फ्लक्स कितना होगा 0। बात समझ में आ रहा है, हाँ, फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये सारी चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारा चीज हमें ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है और ई का डायरेक्शन किधर है, उन दोनों के बीच का हम एंगल लेंगे, ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल लेंगे। बात समझ में आ रहा है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम, और हमारे पास एक ऐसा क्यूबॉइड है, क्या है, एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, ऐसे मान लो, एक सेकेंड, बन जा क्यूब, ये ठीक है, ये क्यूबॉइड बनाने वाले हम लोग, ये क्यूबॉइड बन गया हमारा, ठीक है, बन गया। इस एक क्यूबॉइड नहीं, क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं तुम्हारा कितना 10 मीटर मान लो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी होगी, सिंपल और कुछ नहीं, 10, सबकी कितनी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक, 10 मीटर है सब। तो तुमसे पूछा गया, नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच। सबसे पहले अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि बताओ, ठीक है, बताओ, ये ऐसे रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ऐसे है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्लक्स थ्रू किससे निकालना है, बी सी ई एच, ये हो गया हमारा फ्लक्स, इससे होकर के फ्लक्स निकालो, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इतना, ठीक, अच्छा, क्योंकि ये प्लस आई है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी क्या होता है आउटवर्ड नॉर्मल, क्या होता है आउटवर्ड नॉर्मल, यानी एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो एरिया वेक्टर इतनी हो गई, एक, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं 10 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो गई 10, एरिया कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 100, और कॉस 0 इंटू कॉस 0 यानी कितनी हो गई 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। अच्छा, अगर हम इस फेज से निकाले तो, ठीक है, इस फेज से, इसको φ1 बोल देते हैं, इसको φ2 बोल देते हैं, ठीक है, इस फेज से निकालें, कौन सा फेज, ए डी एफ जी, इससे निकालो,
इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल का डायरेक्शन नहीं है, ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 इंटू कॉस 180, यानी कितना हो गया, -1000। कितना हो गया, -1000, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सोचो अगर मैं इससे निकालूं, ए बी सी डी से निकालता है 5 3, ए बी सी डी, ए बी सी डी से निकालते हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा क्या, ऐसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। इधर का मतलब क्या हो गया, प्लस के कैप, यानी एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं 10 इंटू आई कैप, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इधर है, इधर है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 के कैप, 100 के कैप, ठीक है, 100 के कैप, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट वो वाला कॉस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, कितना, 10 इंटू 100 कॉस। देखो अब एंगल देखो, ई इस डायरेक्शन में है, ये ई इस डायरेक्शन में है, और ए इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, बोलो तो 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, कॉस 90, यानी कितना हो गया, 0। कॉस 90 का मतलब कितना हो गया, 0। या हम डायरेक्ट वैसे भी आई क्रॉस के करके भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यानी इस सरफेस से तो 0 आ गया। सिमिलरली सोचो डाउनवर्ड के लिए 0, ऊपर वाले के लिए 0, उधर वाले के लिए 0, ठीक है, क्योंकि सबके बीच का एंगल कितना है, 90, ठीक। अच्छा, बाकी सारे फेसेस के लिए 0 आ गए, मतलब अगर हम 5 4 निकालें तब भी 0, 5 5 निकाले तब भी 0, और 5 6 निकाले तब भी 0, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो 0 हो गई। अब सोचो नेट फ्लक्स की बात करें हम, किसकी बात करें, नेट फ्लक्स। तो मैंने क्या बताया था, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और फ्लक्स कैसे ऐड होता है, जैसे सिंपल अलजेब्रा ऐड होता है, तो ऐड करो उसको, कितना हो गया, 1000 और 1000, 1000 माइनस 1000 यानी 0, यानी नेट फ्लक्स भी क्या आया, 0। नेट फ्लक्स भी क्या आया, 0। सिंपल, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इज 0, सिंपल, ठीक है। ऐसा क्यों, सोचो यहां से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल गई, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, मतलब नेट क्या हो गया, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, इसका मतलब नेट हो गया 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा आया वो कितना आ गया, 0। ये तो समझ में आ गया कि नेट फ्लक्स इसका 0 हो गया, क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतना ही बाहर जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल में सोचो, इसी सवाल में सोचो, ठीक है, इसी सवाल में अगर E की वैल्यू, ठीक है, E की वैल्यू 10x हो, E की वैल्यू कितना हो, 10xi, ऐसे हो, E की वैल्यू कितनी हो, 10xi हो, और ये जो है ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो, 10 मीटर हो, ठीक है। ओरिजिन से जो क्यूब रखा हुआ है जहां पे, वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि नेट फ्लक्स थ्रू दिस, नेट फ्लक्स थ्रू दिस। बात समझ में आई क्या मैंने बोला, मैंने बस इतना बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे। अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, E इज इक्वल्स टू 10xi दिया हुआ है, ठीक, और ये क्यूब जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। तो तुमसे पूछा गया है कि फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो ये तुम्हें बनाना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो।